नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एस्ट्रो वॉइसेस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने ज्योतिष, मिथक और वास्तविकता पर एक चर्चा प्रारंभ की है, आज पुनः उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनसे मेरा निवेदन भी है और आग्रह भी है कि प्रथम वीडियो को अवश्य देखें ताकि इस वीडियो के मायने उनके समझ में बहुत अच्छे से आ जाएं। तो प्रारंभ करते हैं आज के मुद्दे। जैसा कि हमने पहली वीडियो में ये निर्धारित करने का प्रयास किया था कि धरती पर जीवन आइसोलेटेड नहीं है, अर्थात खगोलीय पिंडों का, चाहे वो कहीं भी घटित हो, चाहे वो धरती पर घटित हो, चाहे वो चंद्रमा पर घटित हो, कोई भी घटना सूर्य पर या अन्य किसी तारे पर भी घटित अगर होगी तो उसका प्रभाव किसी न किसी रूप पर हमारे जीवन पर अवश्य पड़ेगा। अब इसको कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। अमावस्या के दिन जब सूर्य ग्रहण लगता है, सबसे उत्पाती जीव बंदरों को आप देखिए, उनके ऐसा शांत और सिमटा हुआ जीव नहीं नजर आएगा आपको। भूकंप, तूफान, सुनामी आने से पहले पक्षी, चींटियां और घोड़े और भी कुछ जीव जंतु हैं जिनको आभास हो जाता है साथियों कि कुछ गलत होने वाला है और वो अपने उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। उनको तो किसी ने नहीं सिखाया था। अर्थात ब्रह्मांड से आने वाले इंट्यूशंस प्रत्येक जीव के अंदर होते हैं और वो उसको आगाह करते हैं आने वाली घटनाओं के लिए। वो अलग बात है कि मानव ने अपनी बुद्धिमानी में बहुत सी वस्तुएं प्राप्त तो कर ली हैं, परंतु अपनी अत्यधिक बुद्धिमानी में बहुत सी चीजों को गंवाया भी है, और उसमें से एक है अपने इंस्टीट्यूशन को गंवा दिया। विज्ञान कहता है कि रेडॉन गैस का प्रभाव बढ़ता है तो जीव जंतुओं को पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो मानव क्यों नहीं उस रेडॉन को सूंघ पाता है, क्यों नहीं समझ पाता है? ऐसा नहीं था कि नहीं समझ पाता है, आज अपनी बुद्धिमत्ता में ऐसी चीजों को हमने इकट्ठा कर लिया है कि हम अपने उस इंस्टीट्यूशन को भूल गए। हम ब्रह्मांड से आने वाली आगाह रूपी किरणों को नहीं समझ पाए। बर्फ पड़ने वाली है, ये खबर प्रवासी पक्षियों को 2 महीने पहले पता चल जाती है कि भाई 2 महीने बाद बर्फ पड़ेगी, और वो अपने स्थान से पलायन कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। उन्हें कौन समझाता है? अगर इस वर्ष मौसम विलंब हो, बर्फ 10 दिन बाद पड़ने वाली हो, तो वो उसी हिसाब से 10 दिन बाद उड़ना शुरू करते हैं, और जब तक बर्फ पड़ती है तब तक अपना स्थान खाली कर चुके होते हैं। तो ब्रह्मांड का कुछ तो इंस्टीट्यूशन है, कुछ तो संदेश है उनको, और वो संदेश, वही संदेश हमें यह सिद्ध करने पर बाध्य करता है कि इस धरा पर जीवन आइसोलेटेड नहीं है। हम जब जन्म लेते हैं, जिस समय एक बालक का जन्म हो रहा होता है, उस समय पृथ्वी के क्षितिज पर कुछ नक्षत्र या तो उदय हो रहे होते हैं या कुछ नक्षत्र अस्त हो रहे होते हैं। सेम उसी प्रकार से साथियों, जिस प्रकार से सूर्य नित्य उदय होता है और नित्य अस्त होता है, उन सभी नक्षत्रों का उस बालक के साथ एक संबंध होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी साथियों कि पाइथागोरस जैसे विद्वान ने नक्षत्रों की एक ध्वनि का पता लगाया था। उसका मानना था कि जब नक्षत्र गति करता है तो उसकी एक ध्वनि होती है, और यह ध्वनि प्रत्येक नक्षत्र की अलग अलग, प्रत्येक तारे की, प्रत्येक पिंड की ध्वनि बिल्कुल ही अलग होती है, और उसको इसने नाम दिया था हारमोनी। पैरासिलेस नामक एक चिकित्सक, बड़ा चिकित्सक, जो ज्योतिष का भी ज्ञाता था, उसने एक अनोखी परंपरा जारी की। वो अपने किसी मरीज को बिना कुंडली देखे दवाई देता ही नहीं था। उसका मानना था कि जब तक मुझे ये न पता चल जाए कि ये व्यक्ति किन नक्षत्रों में पैदा हुआ है और उन नक्षत्रों की जो हार्मोनी है, जो तारतम्यता है, उसके साथ किस स्तर तक बिगड़ी हुई है, तब तक वो उसका इलाज कर ही नहीं सकता।
स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या होती है साथियों? एक डॉक्टर से जाके पूछिए भैया स्वास्थ्य क्या होता है, तो वो सिर्फ यही बताएगा रोग का न होना स्वास्थ्य होता है। तो ये तो नकारात्मक डेफिनेशन हुई ना। हर एक चीज की एक सकारात्मक परिभाषा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए साथियों? मैं स्वस्थ हूं क्यों? क्योंकि मेरे पास रोग नहीं है। तो स्वास्थ्य तो मैं लेकर के पैदा होता हूं ना, रोग तो मैं आमंत्रित करता हूं। हार्मोनी प्रत्येक उस बालक और उसके जन्म के समय उत्पन्न हुए, उदय हुए और अस्त हुए ब्रह्मांड में चल रहे पिंडों की जो ध्वनि है उनके बीच तारतम्यता। अब यहां से ज्योतिष का एक मिथक भी चालू हो जाता है। और देखिए, प्रश्न वाचक चिन्ह लगना ही चाहिए प्रत्येक उस शब्द के आगे, प्रत्येक उस वाक्य के आगे जिसमें किसी भी प्रकार का संदेह हो। पिछले 300-400 वर्षों पूर्व से हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते आए हैं ना ज्योतिष पे कि भैया एक ही समय में कोई एक बालक तो पैदा होता नहीं है, लाखों बच्चे पैदा होते हैं। एक शहर में हजारों बच्चे पैदा होते हैं कि टाइम पर, एक हॉस्पिटल में भी हो सकता है एक ही समय पर 3-3 बच्चे पैदा हुए, और सबका भविष्य तो अलग अलग होता है, एक तो नहीं होता। कम से कम विज्ञान आज यह मानने को बाध्य है कि उन ग्रहों से व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता हो या न होता हो साथियों, जीवन जरूर प्रभावित होता है। और जैसा मैंने कहा ना, ज्योतिष कभी पूर्ण विज्ञान था। एक सभ्यता के लोग ज्योतिष को पूर्णतः जानते थे, वो सभ्यता नष्ट हो गई। आज छिटपुट रूप में ज्योतिष का ज्ञान छितरा हुआ है। अभी और बड़े बड़े शोध चल रहे हैं। आने वाले समय में विज्ञान यह भी मानेगा कि व्यक्तिगत प्रभाव भी होता है। जब प्रकृति सबको व्यक्तिगत बना सकती है तो नाकाशीय पिंडों का व्यक्तिगत प्रभाव भी व्यक्तिगत व्यक्ति पर पड़ता होगा। एक बहुत बड़े विद्वान हुए, ब्राउन एक महान वैज्ञानिक हुए, एक मनोवैज्ञानिक हुए, और आप उनके प्रारंभिक लेखों में पाएंगे कि वो ज्योतिष के खिलाफ ही लिखा करते थे। आगे चलकर के ज्योतिष के ही विषय को उन्होंने अपने अध्ययन का क्षेत्र चुना और अलग अलग प्रोफेशंस की बहुत सारी कुंडलियां इकट्ठी की उन्होंने, जैसे डॉक्टर्स, वकील, कवि, गणितज्ञ इत्यादि इत्यादि। और साथियों, ब्राउन साहब ने कुंडलियां इकट्ठी करके मुसीबत मोल ले ली। उलझ गए ब्राउन साहब। एक उदाहरण देता हूं ब्राउन साहब का। उन्होंने ये पाया अपने अध्ययन में कि दुनिया में जितने भी सेनापति हैं, सैनिक हैं, उन सब की कुंडलियों में मंगल भारी है। एक दो कुंडलियां नहीं, 50,000 कुंडलियों पर उन्होंने अध्ययन करके पाया कि दुनिया में जितने भी सैनिक हैं, सेनापति हैं, उनकी कुंडली में मंगल भारी है। अर्थात उनके जन्म के समय मंगल उदय हो रहा था। और दुनिया में जितने भी शांति प्रिय महान नेता हैं, उनकी कुंडलियों में मंगल का कोई प्रभाव नहीं है। अर्थात मंगल उस समय कम था या अस्त था। इसी प्रकार उन्होंने पाया कि गणितज्ञ एक विशेष नक्षत्रों के समय उदय होता है। कभी जिन नक्षत्रों में पैदा होता है, एक गणितज्ञ उन नक्षत्रों में पैदा नहीं होता है। ये ब्राउन ने कहा। और मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि, क्योंकि आज का जो समाज, आज का जो माहौल है ना, वो तर्क की कसौटी पर ही चीजों को एक्सेप्ट करने की संभावना सबसे ज्यादा दिखता है। ब्राउन साहब ने एक दो कुंडलियों पर अगर ऐसा अध्ययन किया होता तो वो संयोग माना जा सकता था। यहां तो 50,000 और 1,00,000 कुंडलियां थी, संयोग नहीं हो सकती। अगर हमारे पास पुरानी सभ्यताओं के स्रोत कम हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पुरानी सभ्यता के वो स्रोत थे ही नहीं। इतिहास को जानने वाले यह बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से 2500 साल, माफ कीजिएगा, 2500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। हमें तो पता 1924 से लगनी शुरू हुई है ना, 1921 से। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी नहीं। और खुदाइयों में हमें ये अवशेष भी मिले कि साहब उस समय के लोग पढ़ना लिखना जानते थे।
परंतु हम उनकी लिपियों को नहीं जान पाए ना। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, कमी हमारी है ना। लोग कह देते हैं कि, बहुत से लोग कह देते हैं, आप YouTube चैनल पे भी ढूंढोगे तो आरोप लगाना बहुत आसान होता है। अरे ज्योतिष तो ढोंग है। उन्होंने कहा आपकी शादी 2 साल नहीं होगी, तो क्या हमारी शादी 2 साल नहीं होगी? दुनिया के जो महान लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, बहुत से ऐसे अमीर लोग हैं जो माता लक्ष्मी की पूजा तो नहीं करते। कटाक्ष है ये ज्योतिष पर। उन प्रिय बंधुओं को मैं कहना चाहता हूं, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, धर्म, भगवान और ज्योतिष ये 2 अलग अलग अवधारणाएं हैं। ज्योतिष एक समृद्ध विज्ञान है, धर्म और भगवान आस्था का विषय। आस्था आस्तिक भी हो सकती है और नास्तिक भी हो सकती है, उसका संबंध उसके व्यक्तिगत जीवन में उसको मानना या न मानने से है। परंतु ज्योतिष एक विज्ञान है और विज्ञान का सर्वप्रिय कार्य होता है मानव कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्य, और ज्योतिष ने इस दिशा में अथाह कार्य किए हैं। उपायों पे आगे भी हमारी जो चर्चा रहेगी वो उपायों पे जारी रहेगी कि उपाय क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। सामान्यतः हम इतना समझ सकते हैं कि जिस समय एक बालक का जन्म होता है उस समय ब्रह्मांड में जो हार्मोनी होती है, जो संगीत में लय होती है, अगर वो लय और उस बालक के जन्म के समय में कुछ विकृति आ जाए, वो लय टूट जाए, तो उसको सही करने के लिए अगर एक ज्योतिषी के पास कुछ उपाय हैं, वही उपाय कहलाते हैं। और ज्योतिषीय गणना से आकाशीय पिंडों में होने वाले परिवर्तन को बड़े आसानी से समझा जा सकता है, उनके प्रभावों को वर्णित किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना का बिल्कुल सटीक निर्धारण किया जा सकता है, परंतु भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति आगाह अवश्य किया जा सकता है। आपका जीवन व्यक्तिगत जीवन नहीं है, आपका जीवन ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों के प्रभावों से संचालित और प्रभावित है। और ज्योतिषीय शास्त्र के द्वारा एक ज्योतिषी इन्हीं सब विधाओं को पता लगाने का कार्य करता है। हाँ, यद्यपि यह सत्य है, बिल्कुल 16 आने सत्य है कि आरोप लगे हैं तो कुछ कारण थे, और कारण ये था कि हमने इस विज्ञान का विज्ञान के लिए प्रयोग न करके, मानव कल्याण के लिए प्रयोग न करके, हमने इसका प्रयोग व्यक्तिगत हितों के लिए किया, पैसे के लिए किया, और बस यहीं से ढोंग का जन्म हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ज्योतिष ढोंग है। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी चमड़ी दूसरे व्यक्ति की चमड़ी के काम आ जाए। विज्ञान तो कहता है ना कि मानव का कंपोजिशन क्या है। अगर आप पूछिए विज्ञान से कि मानव क्या है, तो कहेगा मानव में हड्डी है, मानव में खून है, मानव में अस्थि मज्जा है, तमाम चीज़ें हैं। ज्योतिष का प्रकृति से गहरा संबंध है। प्रकृति, पृथ्वी की प्रकृति, ग्रहों की प्रकृति, आकाशीय पिंडों की प्रकृति, मानव शरीर का जो कंपोजिशन है, जो हड्डी है, जो खून है, जो अस्थि मज्जा है, जो चमड़ी है, ये प्रत्येक मानव में इसी अनुपात में होगी ना। विज्ञान तो यही प्रूफ करेगा ना कि ये खून है, खून का कंपोजिशन यही है, ये हड्डी है, हड्डी का कंपोजिशन ये है, ये चमड़ी है, ये चमड़ी का कंपोजिशन ये है। सिर्फ इतने से ज़्यादा विज्ञान कभी आगे नहीं बढ़ पाया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि विज्ञान ढोंग है, विज्ञान झूठ है। और इस प्रकृति ने भी तो प्रत्येक मानव को बिल्कुल अलग अलग बनाया है ना। दुनिया में आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ जुड़वा भाई या जुड़वा बहनें, वो भी कैसे जुड़वा भाई बहन जो एक ही अंडे से निर्मित होते हैं। एक जुड़वा वो भी होता है जो 2 अंडों से निर्मित होते हैं। वो जुड़वा हैं, परंतु उनकी आदत, उनके व्यवहार अलग अलग हो सकती हैं। और क्यों हो सकती हैं? क्योंकि उन दोनों के जन्म में अंतर होता है। जन्म में भी अंतर होता है और गर्भधारण के समय भी उनमें अंतर था, परंतु एक ही अंडे से जो 2
भाई या बहन उत्पन्न होते हैं उनके जन्म का समय एक होता है। वो एक दूसरे की फोटोकॉपी होते हैं। एक का लालन पालन आप भारत में करिए और एक का लालन पालन आप किसी दूसरे दूर दराज के गांव में करिए, तब भी वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस घटना को छोड़कर एक ही माता पिता की दो संतानों में भी कोई समानता नहीं पाई जाती। अर्थात ये प्रकृति जो है नक्षत्र और समय के अनुसार निर्धारित होती है। आकाशीय पिंडों में एक निश्चित समय और उस निश्चित समय में जन्म लेने वाला जातक। अन्यथा क्या कारण है कि एक ही अंडे से उत्पन्न हुए दो जीवों में विशेष समानता होती है और अलग अलग अंडों से उत्पन्न हुए जीवों में कोई समानता नहीं होती, सिवाय एक अंतर के कि उनके जन्म का समय एक था। साथियों, ज्योतिष यह भी कहती है कि किसी बालक को क्या बनाना है या कैसा बालक आप चाहते हैं, अगर एक खास नक्षत्र के समय माता गर्भ धारण करे तो उन नक्षत्रों के अनुसार ही वो बालक का व्यक्तित्व होगा और जैसा बालक आप चाहते हैं वैसा बालक उत्पन्न भी किया जा सकता है, अब बशर्ते वो गर्भ धारण उसी नक्षत्र के उदय और अस्त पर हो रहा हो। क्योंकि प्रत्येक जीव अपने जन्म का समय ही नहीं अपितु अपने गर्भ धारण का समय भी स्वयं चुनता है। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि विज्ञान भी इसी चीज को कहीं ना कहीं मानता है। इसके कहने के पीछे मेरा एक तर्क यह है कि हम आइसोलेटेड नहीं हैं, और हम आइसोलेटेड नहीं है यही ज्योतिष विज्ञान को प्रमाणित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। हम अकेले नहीं हैं। अर्थात मुझ पर, मेरे आसपास के परिवेश के अलावा इस ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता जरूर है। वहां घटने वाली घटना मुझको प्रभावित करती है। मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी कहा था, पुनः कहता हूं, जिन भाइयों ने, जिन मित्रों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वहां जाकर के इस चीज को विस्तार से समझ सकते हैं कि मैंने कहा था कि सूर्य पर जब सौर आंधियों की संख्या बढ़ती है तो धरती पर उपद्रव की संख्या बढ़ जाती है। प्रति 11 वर्ष में सूर्य पर आने वाली सौर आंधियां धरती पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विप्लव भी लेके आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो साफ है ना कि नक्षत्र, ग्रह, तारा, आकाशीय पिंड पर होने वाली हलचल से प्रत्येक जीव प्रभावित होता है। और प्रभावित किस स्तर तक होगा? उस स्तर तक होगा जिस स्तर पर उसका जन्म जब हुआ था और वो नक्षत्र की तारतम्यता अर्थात उसकी हार्मोनी और इस जीव की हार्मोनी में जो संबंध था। अब सबसे बड़ी गूढ़ बात यह आती है कि हम हिंदुस्तानी अपने धर्म, पुराण, अपने वेदा, इन सब को उपेक्षित स्वयं ही मान बैठे हैं और अपने ही प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा धरोहर में दी गई इतनी अनमोल विद्या का मखौल उड़ाने में भी संकोच नहीं करते। बिना किसी तर्क के, बिना किसी ज्ञान के आपको YouTube पे तमाम ऐसे धर्मशास्त्री मिल जाएंगे जो कहते हैं ज्योतिष ढोंग है, बाबा जी ने कहा है तो सही थोड़ी होगा। पर बाबा जी ने जो कहा है अगर उसको तर्क की कसौटी पर आप कसेंगे, मैं ये नहीं कहता कि सभी बाबा जी कह रहे हैं, सभी बाबा जी अपनी दुकान भी चला रहे हैं, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ और शायद इसीलिए ज्योतिष की दशा भी हो रही है कि लोग इस पर पूर्णतः विश्वास नहीं करते। परंतु ऐसा नहीं है कि ये ढोंग है। अगर इसको विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ज्योतिष मानव कल्याण का एक तरीका, एक शास्त्र है और विज्ञान मानव कल्याण का एक तरीका है। प्रत्येक विज्ञान का एक ही उद्देश्य होता है कि मानव का सर्वाधिक कल्याण हो और ज्योतिष का भी यही उद्देश्य होता है कि मानव का सर्वाधिक कल्याण हो। बताए गए उपाय ठीक होंगे नहीं होंगे, पर उपायों का सीधा सा मतलब होता है कि मेरे जन्म के समय कहीं ना कहीं तारतम्यता बिगड़ गई है। आज उस तारतम्यता को ठीक करने का तरीका ज्योतिष विज्ञान के अंदर है। इस पर शोध होना चाहिए और शोध हो भी रहा है। और अगर वो मुझे पता चल जाए, अगर मुझे कोई बता दे कि तारतम्यता इस स्तर तक बिगड़ी है और मैं उस तारतम्यता को ठीक कर लूं तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। इसमें बुराई तो नहीं है कोई। कोई लोग कहते हैं कि भविष्यवाणियां गलत होती हैं, गलत तो विज्ञान भी होता है। मौसम विज्ञान की कितनी सारी भविष्यवाणियां सच हो जाती हैं।
चींटियां तो 24 घंटे पहले पता लगा लेती हैं भूकंप आने वाला है, विज्ञान तो आज भी 2 घंटे से पहले नहीं पता लगा सकता। मतलब चींटियां ज़्यादा बड़ी वैज्ञानिक है और है भी। क्यों? क्योंकि उनके इंट्यूशन का, उनके सूचना का केंद्र सीधे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। उन्होंने उसको स्वीकार किया है, उन्होंने उसे बुद्धिमानी में गंवाया नहीं है, और हमने अपनी बुद्धिमानी में अपने इंट्यूशन को गंवा दिया। हम उस संदेश को समझ ही नहीं पाते हैं जो संदेश प्रकृति हमें देना चाहती है। तो साथियों, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ज्योतिष को ढोंग और मिथक कहने वाले लोग ज्योतिष की वास्तविकता से परिचित होंगे और टीका और टिप्पणी करने से पहले इसकी वास्तविकता पर एक छोटा सा अध्ययन भी करेंगे। अब उपायों की बात हम अपने आने वाले अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे कि क्या उपाय कार्य करते हैं या बिल्कुल ही ढोंग होते हैं। इसकी चर्चा अगले वीडियो में निश्चित करेंगे और फिर एक रोचक ज्योतिषीय जानकारी के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।